गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। यस मैम, आ रही है। ओके जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे पीएचपी के, तो आपको एक काम बोला था मैंने, इन तीनों की फुल फॉर्म्स पता करने का। किसी ने पता की? एनीवन हु नोज द फुल फॉर्म ऑफ XAMPP? कोई भी नहीं? भूल गए थे? यस मैम। मैम सॉरी मैम भूल गए। ओके, एनीवन एल्स? ओके, नोट करो, नोट कर मैम लो। Apache MySQL and PHP। ठीक है जी, परफेक्ट। लिख लो अब इसकी फुल फॉर्म, सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स पे। एग्जाम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, देन इट इज, एग्जाम का जो एक्स है दैट डिनोट्स मल्टी प्लेटफॉर्म। एग्जाम का जो एक्स है दैट डिनोट्स मल्टी प्लेटफॉर्म। देन ए डिनोट्स Apache server. M is for हाँ जी, M is for मैम MariaDB। यस, MariaDB। बिल्कुल। मारिया नहीं बोलना, मारिया बोलना, ठीक है? मारियो गेम जैसा। मारिया तो मार दिया आपने उसे पहले, ठीक है? ओके, मैम ये क्या होता है? ये डेटाबेस है। जैसे MySQL एक डेटाबेस है, वैसे MariaDB is also a database. Next P is for Perl and last P is for हाँ जी, लास्ट P is for PHP। PHP। परफेक्ट। तो एग्जाम की फुल फॉर्म बन गई मल्टी प्लेटफॉर्म अपाचे सर्वर MariaDB पर्ल एंड PHP। अभी ये क्या मैंने बोल दिया, ये फुल फॉर्म का मीनिंग तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसके कीवर्ड्स हैं ये सारे। ये कीवर्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या क्या काम ये एग्जाम सर्वर हमारा कर सकते हैं। एग्जाम सर्वर मल्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। सेकंड ए है, दैट इज अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर हमारे जो पीएचपी के कोड को रन करने के लिए, जो हम लोकल होस्ट पे रन करते हैं, उसके लिए यूज होता है। देन एम इज फॉर MariaDB, डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस कौन सा? इसमें इनबिल्ट है जो यूज करते हैं हम। देन नेक्स्ट इज पर्ल, इज ए लैंग्वेज जिसके कोड को ये रन कर सकता है एग्जाम, प्लस पीएचपी के कोड को भी एग्जाम रन कर सकता है। तो इसकी ये फुल फॉर्म इसका मीनिंग बता रही है, इसका काम बता रही है, क्या क्या काम कर सकता है। नोटेड? हाँ जी, नोटेड। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपकी वैम्प, WAMP। एनीवन? Windows, Apache, MySQL, PHP। परफेक्ट। वैम्प की होती है विंडोज, अपाचे, MySQL या PHP साथ में। और विंडोज के साथ हम सॉफ्टवेयर स्टैक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये इन सभी का एक स्टैक के फॉर्म में काम करवाता है। इन सभी की हेल्प से, स्टैक्स की हेल्प से वो काम करवाता है। ठीक है जी। देन लास्ट इज लैम्प, इसकी क्या है? मैडम बस लिनक्स आ जाएगा विंडोज की यस, जगह। विंडोज की जगह लिनक्स आ जाएगा, बाकी सारा जो अपाचे, MySQL एंड सो ऑन वो सारा एज इट इज आएगा। ठीक है जी। मेक श्योर आप जब एग्जाम की फुल फॉर्म लिखोगे तो उसपे यहाँ पे MariaDB आएगा, उसमें MySQL मत लिख देना, दैट इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ एग्जाम। बाकी सभी में सेम यही दो चीजें कॉपी हो रही है। यहाँ पे विंडोज आ गया, यहाँ पे लाइनक्स आ गया, यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म आ गया। देन बाकी जो है वो ध्यान से करना थोड़ा सा, बस एग्जाम की डिफरेंट होगी, हम ये यूज भी सेम को ही कर रहे हैं। तीनों नोट कर लिया आपने? यस मैम। ओके,
देन नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों ने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कैसे हमारा पीएचपी का कोड सेव होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमने देख लिया था जो इनबिल्ट था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं पीएचपी के कोड में। पीएचपी का कोड स्टार्ट कैसे होता है, एनीवन? हमने पढ़ा था। अगर मैंने यहाँ पे पीएचपी का कोड लिखना है तो इस टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगी? क्वेश्चन मार्क PHP। क्वेश्चन मार्क पीएचपी, देन टैग बंद कर दूं या नहीं? नो मैडम, नहीं करना? नहीं ओके, फिर अब आगे मैडम, इसके अंदर लिख लो जो लिखना है। इसके अंदर लिख लो जो भी लिखना है, ठीक है, एनीथिंग। देन टैग बंद कहाँ पे करना है? क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। परफेक्ट, ठीक है जी। तो हमने पीएचपी का अगर कोड लिखना है, जो हम लोगों ने अभी ये वाला सिंटेक्स लिखा है, दैट इज कैनोनिकल सिंटेक्स फॉर पीएचपी। अगर मैं यहाँ पे पीएचपी साथ में नहीं लिखती हूँ तो वो HTML टैग्स वाला सिंटेक्स है, अगेन फॉर पीएचपी, ठीक है। देन अब हम लोगों ने कमेंट्स की अगर बात करनी है तो कमेंट्स के केस में हमने अगर पीएचपी में कमेंट्स लिखने हैं, दे आर सेम लाइक सी लैंग्वेज, डबल स्लैश, देन जो भी आप कंटेंट लिखोगे दैट विल बी द कमेंट ऑफ दैट कोड। सिमिलरली आप जो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते थे वो हमारा एक सिंगल स्लैश, उसके बाद स्टार, देन आप जितनी मर्जी लाइंस में लिखो टिल द टाइम आप वो स्टार और स्लैश को बंद नहीं कर देते तब तक वो सारा कमेंट के अंदर ही रहता है। ये दो मेथड्स हम लोगों ने सी लैंग्वेज में भी पढ़े हैं, हमारे जावा में भी पढ़े हैं, और आपने जो ट्रेनिंग लगवाई होगी वहां पे भी ये दो मेथड्स ही आप लोगों ने पढ़े होंगे, एंड दे आर सेम इन द पीएचपी। दो मेथड्स हैं कमेंट्स को ऐड करने के। फर्स्ट मेथड इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट। हम लोग कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं जी? मैम ताकि किसी ने नॉर्मली नहीं पढ़ी हो पीएचपी वगैरह तो वो मैम कोडिंग से नॉर्मल इंग्लिश से समझ सके। समझ सके हमारी कोडिंग को कोई सामने वाला बंदा जिसे हमारी कोडिंग नहीं समझ आ रही। यही बोलना चाह रहे हो? यस मैम। ओके, ठीक है। अगर हमने कुछ कोड लिखा है या अगर तो वो छोटा सा कोड होगा फिर तो सामने वाले को समझ आ जाएगा, बट इफ वी डेवलप ए सॉफ्टवेयर तो उस केस में आपको पता होगा कि काफी लाइंस का कोड होता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है, और थाउजेंड्स ऑफ लाइन हर एक फाइल में होती है, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल वो होते हैं, ठीक, कोड्स की लाइंस। तो उस केस में आप अगर चाहो अपना कोड को समझना तो वो डिफिकल्ट होगा अगर आप उसमें कमेंट्स नहीं ऐड करोगे, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोग्रामर ऐसा हो जिसने कंटेंट का नाम लाइक अगर फाइल का नाम ऐसा रखा हो जो कि आपकी समझ से बाहर हो, बट उसके अंदर क्या काम हो रहा है वो अगर समझना है तो आपको उसके अंदर से कमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पे कमेंट है और मैं समझूं। बेसिकली ये आप ऐसा बोल सकते हो, जो आप अगर कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हो, कोई भी मशीनरी खरीदते हो तो आपको उसके साथ एक बुकलेट आती है डिस्क्रिप्शन की, बताने के लिए कि कैसे ऐसे ये वर्क करेगी। तो वो जो बुकलेट काम करती है वो कमेंट्स का काम ही करती है आपके कोड के केस, ठीक है। तो हमारे पीएचपी में दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन, दूसरा होता है मल्टी लाइन। अब अगर सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो उस केस में क्या होगा? द फर्स्ट टर्म्स a single line into a comment by preceding it with a pair of forward slash। बेसिकली नॉर्मल कोड लिख रहे हो, उसके बाद अगली लाइन में गए, दो बारी फॉरवर्ड स्लैश लगाई, देन जो भी आप उस लाइन में लिखोगे एंटर प्रेस करने से पहले जो भी आप उस लाइन में लिखोगे वो सारा एक सिंगल लाइन कमेंट माना जाएगा। सिमिलरली अगर आपको अपने कोड के साथ ही लिखने हैं कमेंट्स तो आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली है क्या, मैंने कुछ भी कोड लिखा है, लाइक पीएचपी का कोई भी कोड लिखा है, ठीक है, मैंने इको किया है जी, हेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ये क्लोज। अब यहाँ पे मैंने अगर कमेंट्स लिखने हैं तो मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जी हमारा, ठीक है जी। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस इको के साथ ही लिख दूं कि ये मेरा प्रोग्राम जो है वो किस काम के लिए। दोनों मेथड्स हमारे यूजफुल हैं इस केस में।
कंपल्सरी नहीं है कि आप नेक्स्ट अकेली सिंगल लाइन में ही कमेंट लिखो, आप अपने कोड के साथ उसके एंड में भी आप कमेंट लिख सकते हो, बट मेक श्योर आप इस कमेंट के बाद अगर आप बोलो कि यहाँ पे मैंने जी इको वाली स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो ये चली क्यों नहीं, तो वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है, जैसे ही उसे डबल स्लैश मिलेगी उसके बाद वाला जितना भी काम होगा एंटर प्रेस करने तक वो सारा कमेंट्स में चला जाता है। नेक्स्ट मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल लाइंस में अगर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं जो कि कमेंट्स की फॉर्म में होंगे, तो उस केस में आप मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करते हो। उसके लिए ये और ये लगाना कंपल्सरी है। मतलब अगर आपको कमेंट लिखना है, लाइक मुझे पैराग्राफ लिखना है कुछ, ठीक है, तो पहले मैं ये लगाऊंगी, इसके बाद फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मैंने स्टेप्स बताए, ठीक है, फ्लो चार्ट के या एल्गो के, तो वो ऐसे करके आप लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, देन आप इसे क्लोज कर दो। अगर आप एल्गो के स्टेप्स भी अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहते हो एज ए कमेंट, अगर कोई पर्सन समझना चाहे तो वो एल्गो को देख के समझ जाए रेदर देन कि वो मेरा कोड पढ़े, तो उस केस में आप मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस थिंग, दीज पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स टू ओपन एंड क्लोज कमेंट्स ऑलमोस्ट एनीवेयर यू लाइक इनसाइड योर कोड। तो बेसिकली ये बताया है कि आपको अगर अपने कमेंट्स, अपने जो भी आपका कंटेंट है कमेंट्स का, आपको कहीं पे भी लिखना चाहते हो तो आपको ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, दिस इज फॉर ओपनिंग एंड दिस इज फॉर क्लोजिंग। मेक श्योर आप इनको उल्टा ना कर दो, ऐसा ना हो कि आप बोलो जी ये ओपनिंग है और हमारी ये क्लोजिंग है, ऐसा नहीं है। स्टार अंदर आना चाहिए स्लैश के, ठीक है, उस हिसाब से याद रखना, स्टार अंदर आएगा स्लैश से, कमेंट जो स्लैश से ही स्टार्ट होगा, स्लैश से ही बंद होगा। प्रोग्रामर यूज दिस कंस्ट्रक्ट टू टेम्परली कमेंट आउट एंटायर सेक्शन ऑफ कोड। अब ये मोस्टली क्यों यूज करते हैं, लाइक मेरे पास 1000 लाइंस का कोड था, एरर आ गया, प्रोग्राम नहीं चल रहा, मुझे देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, एक ब्लॉक ऑफ कोड को अपना कमेंट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं हर एक लाइन के स्टार्टिंग में जाके जी डबल स्लैश लगा दूं, नहीं ऐसा करना तो आप डायरेक्टली मल्टी लाइन कमेंट्स का ऑप्शन यूज करो। फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में आप ये स्लैश और स्टार लगाओ और लास्ट लाइन के एंडिंग में आप स्टार स्लैश लगाओ, तो वो सारा का सारा कोड कमेंट हो जाएगा। और बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट्स ही हैं वो जो कि डिबगिंग के टाइम पे यूज होते हैं। एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, नेक्स्ट कुछ सिंटेक्स रूल्स पीएचपी के कोड के लिए। हमने अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हमें डॉलर सिंबल यूज करना पड़ेगा, और जब भी आप कोई भी लाइन लिखोगे तो हर एक लाइन एंड के एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, पहले हमने जितने भी एग्जांपल लगाई थी सभी में एंड में सेमीकोलन लगा था, जितने भी हमने कोड पढ़े हैं। ठीक है, तो सेमीकोलन जैसे हमारी सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में कंपलसरी है हर लाइन के एंड के बाद, वैसे ही पीएचपी में भी कंपलसरी है। सेमीकोलन कहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे आप फंक्शन की लाइन लिखते हो, लाइक वर्ड मेन लिखते थे तो उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता था, वैसे पीएचपी में अगर आप कोई फंक्शन बनाओगे तो उस वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं लगेगा, फंक्शन के अंदर जो बॉडी होगी उसकी उसमें सेमीकोलन लगेगा। देन डॉलर की बात करें तो डॉलर सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो कि हर एक वेरिएबल के आगे लगेगा, अदरवाइज वो आपका वेरिएबल नहीं माना जाएगा अगर आप उसके आगे डॉलर नहीं लगाते। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हो। फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, हमने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं ऐसे स्टोर करूंगी। अच्छा, हम लोगों को याद होगा हम जब सी में काम करते थे तो पहले मैं वेरिएबल अगर बनाती तो ऐसे बनाती थी, इंट आई सेमीकोलन, फिर मैं लिखती थी आई इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ऐसे करते थे ना, ऐसे ही करते थे। यस मैम। अब इस केस में पीएचपी बोल रही है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इंट बना रहे हो, करेक्टर बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो। वो कहती आप डायरेक्टली कोई भी नाम लिखो, डॉलर के साथ कुछ भी लिखो, इक्वल टू डाल के कोई भी वैल्यू दो, चाहे वेरिएबल इंटीजर्स दो चाहे करेक्टर्स दो, कोई भी वैल्यू दो, मैं अपने आप उसे वेरिएबल बना दूंगी। मेक श्योर कि वैल्यू देने के बाद सेमीकोलन जरूर लगाओ आप एंड में। ठीक है, देन अगर आपको इंटीजर वैल्यू देनी है तो आपको कोट्स लगाना कंपल्सरी नहीं है,
बट अगर आपको कोई भी करेक्टर वैल्यू देनी है या स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो आपको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स लगाने कंपल्सरी है, एंड में सेमीकोलन, फिर उसके बीच में आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। ये है हमारा इंटीजर बनाने का मेथड, ठीक है जी। और ये है हमारा कैरेक्टर्स बनाने का मेथड। ये दो मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। देन थर्ड इज, अगर आप लोगों को एरे बनाना होता था, अगर सी की बात करूं, ये हमारा नीचे पीएचपी चल रहा है, ऊपर सी चल रही है, ठीक है। अब अगर सी की बात करूं तो मुझे अगर एरे बनाना होता था तो मैं ऐसे बनाती थी एरे, ठीक है। कई बार इसके बीच में ही हम 5 लिख देते थे, उसके बाद मैं क्या करती थी कि ए इक्वल्स टू, देन मैं यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूज दे देती थी, ऐसे थी। अब अगर हम पीएचपी की बात करें तो इसके केस में क्या होगा, डॉलर कोई भी एरे का नाम, लेट्स इमेजिन इट्स ए, देन इक्वल्स टू, आपको एरे नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने की कंपल्सन नहीं है। एरे नाम का फंक्शन यूज करो, उसके अंदर आप जो भी वैल्यूज दोगे वो सारी वैल्यूज आपके एरे में चली जाएंगी, लाइक 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यूज होंगी ये सारी एरे के वैल्यूज बन जाएंगी। मतलब जो काम ये कर रहा था वही काम ये कर रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, कर्ली ब्रेसेस में आंसर लिखते थे। इस केस में हम कुछ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे मैक्सिमम कितना साइज चाहिए एरे का। मैं डायरेक्टली ए लिखूंगी, उसके बाद एरे लिखूंगी, उसके ब्रैकेट में जो भी डालूंगी वो अपने आप एरे की फॉर्म में कन्वर्ट होके वहां पे सेव हो जाएगा। तो मेरी हेडेक अगेन कम हो गई इस केस में, ठीक है। तो ये तीन मेथड जो थे वही यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट मेथड है जिसमें उन्होंने इंटीजर वेरिएबल को सेव करने के लिए बताया कि कैसे इंटीजर वेरिएबल सेव होगा। सेकंड जो है डेट इज फॉर करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स, एंड लास्ट इज फॉर एरे। एरे के केस में अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू सेव करनी है तो कोट्स में आएंगी, अगर आपको इंटीजर वैल्यूज करनी है तो कोट्स लगाना कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? Yes or no? Any reply? Yes, Okay. madam. Okay. नेक्स्ट पार्ट, वेरिएबल्स होते क्या हैं? हाँ जी, आप ही बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको पता है सभी को, ये मैं नहीं बता रही, चाहे पढ़ के बताओ, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये। कौन बता रहा है? क्या हो गया, मैम बोलो। वेरिएबल की हाँ, बोलो बोलो। स्टोर दी वैल्यू। ठीक है। और मैडम जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती ठीक है जी। और बार बार नए करेक्टर या मतलब मैम वेरिएबल यूज ना करके मैम हम वेरिएबल्स को काफी जगह यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में हमारे। ठीक है जी। और चलो ठीक है। वेरिएबल्स मोस्टली हम यूज करते हैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। कहाँ पे स्टोर करते हैं? कंप्यूटर्स की मेमोरी में, रजिस्टर्स में, या कहीं ऐसी जगह पे, ठीक है। देन पीएचपी में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी मेथड नहीं है, मतलब नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, मतलब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना कंपल्सरी नहीं है। क्लास जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पीएचपी में हमें अगर वेरिएबल्स बनाने हैं तो हमें डिक्लेयर करना कंपल्सरी नहीं है, हम डायरेक्टली उनको यूज करेंगे, उनको वैल्यू असाइन करके।
डॉलर सिंबल यूज होगा पीएचपी के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए या यूज करने के लिए। कहीं पे भी यूज करना है तो भी आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, बिना डॉलर लगाए आप कोई भी वेरिएबल ना यूज कर सकते हो ना वेरिएबल को कोई वैल्यू दे सकते हो। ठीक है जी। एंड वैल्यू वेरिएबल की वही होगी जो रीसेंट असाइनमेंट होगी। मतलब क्या है, अब ये लाइन थोड़ी सी ध्यान से देखो। मैंने जी एक ए वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया, उसके बाद मैंने फिर से ए वेरिएबल में डाल दिया जी ये। ठीक है, अब मैं अगर इको में प्रिंट कर रही हूँ ए को, तो इसका मतलब क्या है, क्या प्रिंट होगा, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू वैल्यू प्रिंट होगी जो मोस्ट रीसेंट होगी, मतलब इसके बिल्कुल पास होगी। पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर दिया हुआ है हेलो ने। तो ये चीज पीएचपी में पॉसिबल है, आप एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो। पहले आपने वेरिएबल बनाया जिसमें 1 स्टोर था, मतलब वो इंटीजर वेरिएबल बन गया। अब आपने उसी इंटीजर वेरिएबल में अगर आप स्ट्रिंग को की वैल्यू डाल रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी टाइप को कन्वर्जन कर देता है। तो इस लाइन का मतलब क्या था हमारी, इस लाइन का मतलब ये था कि हम जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे उसकी वैल्यू को अगर आप यूज कर रहे हो तो वो वाली वैल्यू यूज होगी जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा कोड भी रन होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल्स आर असाइन्ड विद इक्वल टू ऑपरेटर। वेरिएबल को हम इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से उसको वैल्यू साइन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो होगा वो वेरिएबल का नाम होगा, और राइट साइड पे जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन जिसको इवेल्युएट करके वेरिएबल की वैल्यू बनेगी। वेरिएबल कैन बट डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर असाइनमेंट। मतलब वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, जस्ट बाय सिंपली अगर मुझे पता है कि मुझे इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो मैं सिंपली a इज इक्वल टू 0 करके रख देती हूँ, बाद में जब मैंने इसको वैल्यू देनी होगी तो मैं उसे कोई ना कोई वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डिक्लेयर करना चाहो तो कर सकते हो, बट कंपलसरी तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी तभी हम डिक्लेयर करेंगे, पहले ही क्यों हमने मेमोरी को वेस्ट करना है डिक्लेयर करके। देन वेरिएबल्स इन पीएचपी डू नॉट हैव इंट्रिंसिक टाइप। अब इंट्रिंसिक टाइप का मतलब वही, वेरिएबल को पहले नहीं पता कि उसके पास कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, इनिशियली ए है, ए के बीच में 1 आ गया। अब जब अगर मैं ये वाली लाइन पीछे वाली ना पढूं, जितना हाईलाइट किया वो ना पढूं, बस इतना पढूं कि डॉलर ए है, तो डॉलर ए को पढ़ने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंटीजर वेरिएबल है या फिर एक वेक्टर वेरिएबल है। जब तक आप इसकी वैल्यू को नहीं रीड करोगे तब तक आप इसकी टाइप को नहीं बता सकते। यही ये लाइन, ये वाला वर्ड जो है ये यही बता रहा है कि इसके प्री डिफाइंड कोई भी डाटा टाइप नहीं होगी किसी भी वेरिएबल की। इसकी डाटा टाइप चेंज होती रहेगी विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आप जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते रहोगे वैसे वैसे वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज होती रहेगी। ठीक है, then PHP does a good job of automatically converting type from one to another। वही जो मैंने बताया कि पहले हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसको हमने कैरेक्टर बना दिया, तो ये अपने आप उसे टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। सो दैट्स ऑल विद द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है इन 5 मार्क्स कि एक्सप्लेन वेरिएबल्स इन PHP, how they are created and how they are used in PHP। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताओ साथ में। ठीक है, कुछ ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि एज सच आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वेरिएबल्स एंड डॉलर साइन। तो डॉलर साइन का मीनिंग यही है कि डॉलर साइन की हेल्प से वो आपको वेरिएबल्स के बारे में ही पूछ रहा है, तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए इसे लिखने के। देन नेक्स्ट इज टाइप्स, डाटा टाइप्स। अब वेरिएबल बनाया है उसे हम यूज भी कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स भी होंगी। तो कैसी कैसे डाटा टाइप्स हो सकती हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हो सकते हैं, डबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी कैसी कैसी वैल्यूज हो सकती हैं वो साथ में मेंशन्ड है। देन बुलियन वेरिएबल, उसकी ट्रू फॉल्स वैल्यू हो सकती है। नल वेरिएबल जिसमें नल वैल्यू होगी। तो ये कैसे यूज होगा, वो जो हमने पीछे किया था ना कि ए की वैल्यू को पहले इनिशियली 0 डिक्लेयर करके रख दो, एक तो ये मेथड है और एक ये भी मेथड है कि आप डॉलर ए करके इनिशियली इसकी वैल्यू को नल रख दो। तो इसका मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बट उसे कभी कोई वैल्यू नहीं दी, जब वैल्यू दूंगी तो उसके बाद मैं उसे यूज कर लूंगी। तो ये नल वैल्यू जो है वो इसी काम के लिए है। देन स्ट्रिंग्स आप लोगों ने देख लिया कैसे बनाना है, हमने पहले पढ़ लिया है सिंटेक्स रूल्स में। एरे कैसे बनाना है,
वो भी आप लोगों ने देख लिया। इंडेक्स वैसे ही होंगे जैसे हम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे। लास्ट है ऑब्जेक्ट। आप पीएचपी भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, डेट्स वाई पीएचपी में भी क्लासेस बन सकती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंटेक्स हमारा जावा में था ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, क्लासेस को बनाने के लिए, वही सेम सिंटेक्स पीएचपी में भी यूज होगा ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस को बनाने के लिए या फिर उनको यूज करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली डाटा टाइप्स में कुछ भी न्यू नहीं है एक्सेप्ट दिस नल कीवर्ड। ठीक है, नल कीवर्ड क्या है? नल कीवर्ड बेसिकली एक अपनी स्पेशल टाइप है। अगर आप इनिशियली किसी वैल्यू को डिक्लेयर करके रखना चाहते हो, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखना चाहते हो, देन यू कैन जस्ट असाइन इट ए वैल्यू एज नल, अदरवाइज यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी वेरिएबल। क्लियर? Yes, ma'am. Anyone having any doubt of today's lecture? Anyone? कोई रिप्लाई कर दो, हाँ ना, कोई डाउट है नहीं है, कुछ तो बता दो। नो No, ma'am. मैम। कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद बताने के लिए। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, कल। थैंक यू फॉर टुडे। किसी को अगर कोई डाउट होगा भी तो मुझे सुबह बता देना। ये पीपीटी मैंने आपको शेयर की हुई है। बताओ। शायद नहीं भेजी मैम, नहीं भेजी? कंफर्म नहीं ओके, हुआ। चलो ठीक है, मैं अभी सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा बाद में चेक कर लेना। आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, ओके मैम। थैंक यू। अटेंडेंस सभी एक्सक्यूज ने मी मैम। भेज दी है, चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेज दो पहले। हाँ जी अभी। मैम आ वाली पीडीएफ पीपीटी ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मैं अभी भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक अभी है। भेज रही हूँ। अटेंडेंस अभी चैट बॉक्स में सेंड कर दो, उसके बाद ही लीव करना मीटिंग को। जैसे जैसे सेंड करते जा रहे हो वैसे वैसे लीव करते जाओ।